वेलकम टू स्टडी आईक्यू। दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन शेड्यूल है आपके 23 जून को। 23 जून के लिए क्या आप तैयार हैं? 23 जून के लिए आप क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या आपकी स्ट्रैटेजी है, क्या आपकी रणनीति है, किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं? जी हाँ, आज से यदि हम देखें तो ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, हमारे पास बहुत ही लिमिटेड डेज हैं, लिमिटेड हमारे पास समय है और इस समय का हमको सही तरीके से यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। यदि हम किसी भी चीज़ के प्रॉपर यूटिलाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन। समय का प्रबंधन हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। उस समय को कैसे प्रबंधित करें, उस टाइम को कैसे उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें, इन सब चीज़ों पर मैं थोड़ा सा आपसे यहाँ पर बात करूँगा आज। हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। रणनीति हमेशा, कोई भी आप बड़ा काम कर रहे हैं या छोटा काम कर रहे हैं, यदि आप उसके एश्योरेंस को कह सकते हैं, उसके रिजल्ट ओरिएंटेड या परिणाम उन्मुखी होने का यदि आप वेट कर रहे हैं या सीधे परिणाम आ जाएंगे, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपको एक इफेक्टिव प्लानिंग करनी पड़ेगी और मैं हमेशा बोलता हूं कि स्ट्रैटेजी कुछ नहीं, बस एक इफेक्टिव प्लानिंग है। स्ट्रैटेजी कुछ नहीं, बस एक इफेक्टिव प्लानिंग है। आप कितनी भी बड़ी स्ट्रैटेजी बना लीजिए, यदि आप उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं देन वो वेस्ट है, वो किसी काम का नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्लानिंग अच्छे से काम करे, आपकी स्ट्रैटेजी सही अच्छे तरीके से काम करे, तो उस प्लानिंग को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आपकी जो योजना है, आपका जो प्लान है, उसको आप सही तरीके से एग्जीक्यूट करिए, तभी आप उस चीज़ का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। दोस्तों मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस के एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स खासकर एग्जामिनेशन में, एक अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने यूनिट डिवाइड की हुई हैं, ठीक है। और जनरली हम लोगों ने पिछले 2 बार से देखा है कि वो यूनिट वाइज ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक, वो यूनिट वाइज ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मतलब हर यूनिट से यदि हम पूरे सिलेबस को देखें तो 10 यूनिट में डिवाइड कर दिया गया और 10 यूनिट में जो डिवाइड किया गया है वहाँ पर हर यूनिट से वो लगभग 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यानी कि हमारे पास किसी भी यूनिट पर ज़्यादा फोकस करने और या किसी भी यूनिट पर कम फोकस करने का कोई रीज़न नहीं बचता है, ठीक है, कोई भी रीज़न नहीं बचता है। लेकिन उसके बाद भी हम सिलेबस को क्या 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं? क्या हम पूरे सिलेबस को 2 भागों में बांट कर देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, उसमें हमेशा से ही मध्य प्रदेश का वेटेज ज़्यादा रहा है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, वो सारी चीज़ों पर मैं आपसे डिस्कस करूँगा। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों पर यदि आप फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी 23 जून को। कैसे करना है, चलो बात करते हैं। यदि हम मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहे हैं, MPPSC प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर यदि हम प्रीलिम्स के सिलेबस को देखें, तो प्रीलिम्स के सिलेबस में यहाँ पर क्या है, देयर आर टोटल 10 यूनिट, ठीक है, 10 यूनिट्स। अब इन 10 यूनिट्स में यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से कुछ मध्य प्रदेश का सेगमेंट अलग है, ठीक है। यदि हम इसको देख लें, बांट ले 2 भागों में, तो एक तो हम मध्य प्रदेश के सेगमेंट की चीज़ों को बांट सकते हैं, यानी मध्य प्रदेश से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। और उसके अलावा एक जो है वो आपका क्या हो सकता है, भारत के कॉन्टेक्स्ट में, कि भारत की क्या क्या चीज़ें पढ़ने के लिए हमको बोली जा रही, ठीक है। मैं यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, इंटरनेशनल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो वैश्विक इतिहास है, ठीक है, जो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है, उसका हमारे सिलेबस से कोई दूर तक कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी सिलेबस से हटा दिया गया। न्यू सिलेबस जो 18 जनवरी 2024 को आया था, उसमें से 2024 में जो प्रीलिम्स होने वाला है उसमें आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के सेगमेंट को पूरी तरीके से हटा दिया गया। और बात रही कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा से हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही पढ़ते आए हैं। वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में हम कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा बहुत क्या करते हैं, कंपेरिजन पढ़ते हैं विद अमेरिका, विद ब्रिटेन, कनाडा, ठीक है, साउथ अफ्रीका, इनके साथ साथ थोड़ा सा कंपेरिजन हम देखते हैं। बाकी अलग से यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है, जनरली। अब मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें तो आप सबको मैंने बताया कि 10 यूनिट डिवाइड है। और इस मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश में आपको कौन कौन सी यूनिट मिलती हैं? सबसे पहले तो यूनिट नंबर सेकंड यूनिट, ठीक है, सेकंड यूनिट के साथ साथ आपको 4th यूनिट, ठीक है, 4th यूनिट के साथ साथ 5th यूनिट, ठीक है, और 6th यूनिट। लेकिन इसमें याद रखिएगा ये तो पूरी है। सेकंड यूनिट में आपके मध्य प्रदेश की हिस्ट्री है, 4th यूनिट में मध्य प्रदेश का भूगोल है, ठीक है, यानी हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, हिस्ट्री एंड कल्चर दोनों चीजें लिखी हुई हैं। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। 5th में आपकी पॉलिटिकल सिस्टम,
राजनीतिक व्यवस्था या राज व्यवस्था की बात की गई है, लेकिन वो राज व्यवस्था आपके मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत की बात की गई है। मतलब भारत के राष्ट्रपति, आपके केंद्रीय कार्यपालिका, संविधान संशोधन, इसकी बात भी की गई है, और मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक व्यवस्था हो गई है उसकी बात भी यहाँ पर की गई है। सेम यहाँ पर यदि हम बात करें 6th यूनिट में, यहाँ पर कुछ नई चीजें जुड़ी हुई हैं, ठीक है, कुछ नई चीजें जुड़ी हुई हैं आपके सिलेबस में, तो उसको हमको फोकस करना होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश से रिलेटेड चीजें भी यहां पर नई जुड़ी हैं। यहां पर मध्य प्रदेश की इकोनॉमी एंड इंडियन इकोनॉमी के सेगमेंट को 6th यूनिट में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है 10th यूनिट। कौन सी है? 10th यूनिट। अब 10th यूनिट जो है पूरी तरीके से ट्राइबल पोर्शन है, मध्य प्रदेश के ट्राइबल पर, और ट्राइबल इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप पढ़ने जाओगे ना, तब एक जैसे विवाह देखने को मिल जाएंगे, एक जैसा कल्चर देखने को मिल जाएगा, एक जैसे उनके खाद्य पदार्थ देखने को मिल जाएंगे, एक जैसे उनके देवता मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये पोर्शन आपके 5 यूनिट में पूरा का पूरा एमपी है, ठीक है। उसके अलावा एक यूनिट और है 8th यूनिट। 8th यूनिट में भी एमपी का सेगमेंट है, क्योंकि एमपी करंट अफेयर यहां पर आपसे पूछा जाएगा, एमपी करंट अफेयर यहां पर आपसे पूछा जाएगा। अब यदि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि देखें, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग यहां से तो पूरे 10 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी, यहां से भी पूरे 10 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। इन दोनों से यदि हम इंडिया और मध्य प्रदेश दोनों को रखते हैं, तो यहां से 5 मार्क्स, यहां से 5 मार्क्स, यहां से हम मान लीजिए 10 मार्क पूरा, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं, और यहां से 5 मार्क। यदि हम इस तरीके से पूरा डिवाइड कर लें, तो 10 + 10 + 10 + 5 + 5 + 5, यानी अप्रॉक्सीमेटली 45 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है, और पिछले 2 बार के पेपर को देखकर मुझे तो पूरी श्योरिटी भी है कि ये 5 यूनिट से, ये जो आपको बताया गया, यहां पर इंडियन हिस्ट्री 10, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री 10 क्वेश्चन, हिस्ट्री और कल्चर मिलाकर, मध्य प्रदेश का भूगोल 10 प्रश्न आपको आने ही आने हैं। उसके अलावा 5th और 6th यूनिट मिलाकर 10 क्वेश्चन, क्योंकि मध्य प्रदेश और भारत दोनों की जो पॉलिटिकल सिस्टम की बात है, और मध्य प्रदेश और भारत दोनों की इकोनॉमी की बात है, तो यहां पर भी 10 क्वेश्चन हो जाएंगे दोनों को मिलाकर, ठीक है। और 10वीं यूनिट जो मध्य प्रदेश की जनजातियां, यहां से पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज हैं, और 8th यूनिट जो एमपी करंट अफेयर है, यहां से आपको 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब आपके पास पूरे के पूरे 45 क्वेश्चन के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। इट्स ऑल अबाउट मध्य प्रदेश जीके, जनरल नॉलेज जो मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हाँ, उसके अलावा आपका पॉलिटी, ठीक है, उसके अलावा आपका इकोनॉमी, यहां से प्रश्न आने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। तो फिर हम मध्य प्रदेश पर पूरा फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके 45% आउट ऑफ 100 45% क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल रहे हैं, तो फिर हम इन पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? यहीं पर हमारा सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए, और इसी के लिए हमको इफेक्टिव प्लानिंग करनी है, इसी के लिए हमको इफेक्टिव प्लानिंग करनी है, ठीक है। अब यहां पर यदि मैं बात करूं आपसे मध्य प्रदेश के इतिहास और कल्चर की, हिस्ट्री और कल्चर की, यहां पर साहित्यकार भी आपसे पूछे जाएंगे, कल्चर भी आपसे पूछा जाएगा, फोक डांस, फोक ड्रामा, फोक सिंगिंग, यहां से यदि प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम इनको क्यों नहीं तैयार कर रहे हैं? इनको सही तरीके से याद करें। कैसे याद करना है मैं आपको बताऊंगा, कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। आपको करना कुछ नहीं है, जब भी आप, जैसे आपने आज मध्य प्रदेश का कल्चर पढ़ा, मध्य प्रदेश के कल्चर को पढ़ने के बाद जो भी आपके पास एमसीक्यू फॉर्म में जो भी बुक है आपके पास, उसके एमसीक्यू लगाइए, मैक्सिमम एमसीक्यू। और जब भी कोई चीज आती है दिमाग में, जैसे ही कोई चीज आई दिमाग में, मान लीजिए कि आपसे चंदेल वंश के बारे में कोई क्वेश्चन आ गया, चंदेल डायनेस्टी के बारे में कोई क्वेश्चन आ गया। अब चंदेल डायनेस्टी जैसे ही दिमाग में आई, वैसे ही आप रिकॉल करते समय किताब को, सामने तो है ही किताब, लेकिन तुरंत किताब नहीं देखना, आपने क्वेश्चन लगा दिया, चंदेल वंश से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिख गया। अब क्या करना है? अब आपको याद करना है चंदेल वंश में क्या क्या हुआ था। सारी चीजें जो आपने पढ़ के रखी हैं एक बार दिमाग में रिकॉल करिए कि ये था, ये था, ये था, ये वाला शासक था, विद्याधर था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर जेजाक भुक्ति, फिर जो जितनी चीजें आपको दिमाग में आती हैं, सारी चीजें आप एक बार दिमाग में रख लीजिए। उसके बाद आपको लगता है कौन सी चीज मिस हुई, खुद समझ में आ जाएगा कि इतनी चीजें तो नहीं थी, मैंने तो इतनी सारी पढ़ी थी, बाकी कहां गई। जो चीज आपको दिमाग में नहीं आई उसको एक बार बुक से तुरंत वहीं पर रिकॉल करिए। 100% कहता हूं आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। सब कुछ एक बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप दिमाग में रिकॉल करिए कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। जो आपके दिमाग में है वो हमेशा आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है, बशर्ते उसको समय समय पर याद करते रहिए। यदि आप समय समय पर याद करते रहेंगे, टाइम देते रहेंगे, तो कोई छोड़ के नहीं जाएगा। सिलेबस के साथ भी यही है, ठीक है, टाइम देते रहेंगे, कोई छोड़ के नहीं जाएगा। टाइम देना बंद करोगे, छोड़ के चला जाएगा, सिलेबस भी जो उसको टाइम देगा उसके पास रहेगा, ठीक है। जिस चीज को आप फोकस नहीं करोगे, जिस चीज पर आप ध्यान नहीं दोगे, वो आपको छोड़ के जाएगा।
ठीक है, उस वो यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ बना रहे तो उसको समय देना पड़ेगा, समय समय पर उसको रिकॉल करना पड़ेगा, समय समय पर उसको रिवाइज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, दूसरा मैं कहता हूं सबसे आसान यूनिट वो है मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी। लिमिटेड चीजें लिखी हैं, केवल उतनी ही चीजें आपको पढ़नी है जितनी चीजें आपके सिलेबस में लिखी हुई हैं। जितनी चीजें वो डॉट मेंशन है ना आपके, कितने डॉट मेंशन है, क्या क्या चीजें मेंशन है, केवल उतनी ही चीजों पर फोकस करना है। स्पेशल फोकस उतनी ही चीजों पर होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के भूगोल को आप रिवाइज करने बैठेंगे 4 घंटे में आराम से पूरा भूगोल मध्य प्रदेश का आप रिवाइज कर लेंगे। रिवीजन, बार 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 आपको रिवीजन करना पड़ेगा। खाना है, पढ़ना है, सोना है, रिवीजन करना है। ठीक है, फिर खाना है, पढ़ना है, सोना है और रिवीजन करना है। यही काम है लास्ट के 30-35 दिन जो भी बचे हुए हैं। 35 दिन भी नहीं है, 30 दिन से भी कम है। आपको यही काम करना है, केवल रिवीजन। ठीक है, केवल रिवीजन करना है, कंटिन्यू रिवीजन करना है। और रिवीजन किस प्रोसेस से करना है मैं आपको बता चुका हूं। पूरा यदि आप पढ़ने की कोशिश करोगे नहीं पढ़ पाओगे। आप पहले दिमाग में कोशिश कर लो कि आज मैं मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ रहा हूं, मध्य प्रदेश में नदियां पढ़ रहा हूं, तो नदियां पढ़ते समय मुझे क्या क्या नदियों में याद है, कौन कौन सी रिवर प्रोजेक्ट है जो मुझे पूरी तरीके से याद है। अब उसके बाद जो याद नहीं है उसको आप क्या कर लीजिए, उसको आप पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, उसको एक बार आप पढ़ लीजिए, तुरंत क्लियर हो जाएगा, तुरंत रिवाइज हो जाएगा, हमेशा के लिए आपका हो जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के भूगोल से 10 के 10 क्वेश्चन आपको आने चाहिए। कैसे सिलेक्शन होगा, जब 10 के 10 आप क्वेश्चन यहां पर कर लोगे। मैं कहता हूं 10 में से 9 क्वेश्चन आप कर लीजिए हिस्ट्री और कल्चर में। थोड़ा सा यहां पर कह सकते हैं कि थोड़ा सा ऐसा होता है कि आप यहां पर थोड़ा सा फंसते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्चुअल अंदर से चीजें भी पूछ ली जाती हैं। जैसे इस बार एक रियासत पूछ ली गई, उसमें कितने रियासत शामिल थी, ऐसा कुछ आया था ना। ठीक है, 224, 222 ऑप्शंस भी ऐसे 221, 222, 223, 224 ऐसे ऑप्शन आते हैं क्या, ऐसे ऑप्शन होते हैं, तब तो फंसना तय है। ठीक है, फिर उसके बाद 5th और 6th यूनिट में यहां पर भी जो मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में चीजें हैं उन पर विशेष फोकस करना है। जो भारत के कॉन्टेक्स्ट में चीजें हैं उतनी ही चीजें पढ़नी। यदि केवल राष्ट्रपति लिखा है तो केवल राष्ट्रपति ही पढ़ना है, संसद लिखा है केवल संसद पढ़ना है, यदि संविधान संशोधन लिखा है तो केवल संविधान संशोधन पढ़ने, वो भी इंपॉर्टेंट वाले। पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, कौन से संविधान संशोधन पूछ रहा है, उन्हीं को पढ़ के जाओ। ठीक है, उन्हीं को पढ़ के जाओ, वहीं से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो इन चीजों पर भी मैं कहता हूं आपके फोकस ज्यादा किस पर होना चाहिए, मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में फोकस होना चाहिए। 45 क्वेश्चन में हमारा टारगेट है 45 में, आउट ऑफ 45 में 45 यदि आप स्कोर कर ले गए 100% कोई आपको बाहर नहीं कर सकता एग्जाम से, कोई आपको एग्जाम से बाहर नहीं कर सकता। यदि आप 50 में से 45 में से 42 नंबर भी कर गए, 3 क्वेश्चन मैंने आपको गलत करने की छूट दे दी, 3 क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं, आपके पास मार्जिन ऑफ एरर जो 3 क्वेश्चन का है, उसके बाद यदि 42 क्वेश्चन आप कवर कर ले जाते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन होना है, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, उसके बाद यहां पर 10th यूनिट, भाई साहब यहां तो गलती करनी ही नहीं है, यहां पर गलती की गुंजाइश ही नहीं है। और यहां पर गलती आप कैसे करेंगे, आप कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूजन के लिए बार 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 आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, रिवीजन 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 रिवीजन, बस उसके अलावा कोई दूसरी स्ट्रेटजी है ही नहीं। इफेक्टिव प्लानिंग किस चीज को लेकर, रिवीजन को लेकर। सुबह डिसाइड होना चाहिए कि आज इस यूनिट का रिवीजन होगा, आज 6th यूनिट का रिवीजन होगा, आज का टारगेट है 5वीं यूनिट खत्म करना, आज का टारगेट है एमपी पॉलिटी को खत्म करना, आज का टारगेट है जो भारत की पॉलिटी के संदर्भ में चीजें लिखी उनको खत्म करना। इस प्रोसेस पे आप चलोगे, सिलेबस कवर हो जाएगा। एक बार नहीं 2 बार हो जाएगा, रिवीजन 2 बार नहीं 3 बार भी हो जाएगा। सुबह टारगेट फिक्स करो, रात में टारगेट चेक करो अचीव किया कि नहीं किया, और टारगेट यदि अचीव किया है थोड़ा सा खुश हो जाओ, क्योंकि आपने कुछ अचीव कर लिया है, छोटा ही सही लेकिन हमने पूरा तो किया। लक्ष्य तो कोई भी हो, यदि आपने सेट किया और पूरा कर रहे हैं तो खुशी की बात है। सुबह आपने लक्ष्य डिसाइड किया, शाम को पूरा हो गया, भाई जाओ घूम के आओ 5 मिनट 10 मिनट। ठीक है, जो आपकी फेवरेट एक्टिविटीज है उसको कर लो 5 मिनट 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट भी सेट करना है, उस नेक्स्ट टारगेट के लिए काम भी करना है। ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है। हमेशा खुश रहिए, हमेशा तनाव में ना रहिए। ठीक है, जितना पढ़ रहे हैं उनको पूरी तरीके से 100% दीजिए, पूरे एक तरह से कह सकते हैं कि अपना जो माइंड है उसको फ्री रखिए। ठीक है, उसके अलावा जो 8th यूनिट है इसमें करंट अफेयर पर आपको काम करना है। करंट अफेयर पर पूरे साल भर के करंट अफेयर, खासकर मध्य प्रदेश के करंट अफेयर को एक जगह से किसी भी एक मध्य प्रदेश की मैगजीन जो कि ईयरली आती हो, ठीक है, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं एग्जामपीडिया। ठीक है, मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में उससे अच्छी बुक अभी, उससे अच्छा पब्लिकेशन अभी वर्तमान में कोई नहीं देखने को मिल रहा, तो उसको आप क्या करिए, उसको आप अपने साथ रखिए। उसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों करंट अफेयर, मैं आपको एमपी वाला करंट अफेयर उससे आपको सजेस्ट कर रहा हूं, एमपी वाला करंट अफेयर आप उससे कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये 45 क्वेश्चन की जो स्ट्रैटेजी है, 45 क्वेश्चंस, ये 45 क्वेश्चंस, ये 45 क्वेश्चन आपको मध्य प्रदेश से देखने को मिलेंगे। खासकर जैसे एक कह सकते हैं यूनिट नंबर 6 में, यूनिट नंबर 6 में एक पॉइंट लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में एसडीजी की प्रोग्रेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रोग्रेस, 100% क्वेश्चन आना है वहां से। एसडीजी की प्रोग्रेस से 100% क्वेश्चन आना है, और वो क्वेश्चन इतना आसान भी हो सकता है और थोड़ा सा टफ भी हो सकता है। तो उसको हम जब ये पता है कि यहां से प्रश्न आएगा, तो क्यों ना हम उस पर ज्यादा फोकस कर लें। एक तरफ लिखा हुआ है पहली हिस्ट्री में पहली से 10वीं शताब्दी तक का इतिहास, पहली से 10वीं शताब्दी तक का इतिहास, पता नहीं क्या पूछेगा, पता नहीं है क्या पूछेगा, हम उसके पीछे लगे हैं, 10 दिन रिवीजन कर रहे हैं। अरे भाई 10 दिन रिवीजन करने का टाइम नहीं है, हमको रिवीजन करना है तो हम किसका रिवीजन करने, मध्य प्रदेश में एसडीजी की प्रगति, प्रोग्रेस, प्रगति क्या हुई है। क्यों? क्योंकि वहां से क्वेश्चन तो छपने वाला है ना, फिक्स है कि वहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। एमपी ट्राइब से क्वेश्चन करके जाओ ना, बार बार रिवाइज करके जाओ ना, क्योंकि क्वेश्चन तो पता है ना कि यहीं से बनना है। और मध्य प्रदेश में आपसे कहा गया, भारत में कहा गया पहली से 10वीं शताब्दी तक का इतिहास, और आप उसके पीछे लग गए। आपको पता है कहां से पूछा जाएगा, आपको नहीं पता है कहां से पूछा जाएगा, फिर भी हम उसके पीछे लगे रहते हैं। ठीक है। और इन सब के बाद सबसे ज्यादा कहीं फोकस करना है तो वो है अब आपकी 7th यूनिट। 7th यूनिट, 7th यूनिट में भी साइंस नहीं पढ़ना है, विज्ञान नहीं पढ़ना है। जितने टॉपिक वहां पर लिखे गए हैं 7th यूनिट में, उनको रिवाइज करना है, उनको तैयार करना है, बार 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 उनका भी रिवीजन करना है। यदि आप रिवीजन करेंगे, यदि आप उनको टाइम देंगे, एमसीक्यू लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका 7वीं यूनिट भी तैयार हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, पूरे फिजिक्स, पूरी बायो, पूरी केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। उतनी आपको पढ़ना है जितना वहां पर लिखा हुआ है। हेल्थ पॉलिसी लिखी हुई उतना पढ़ के चल जाइए, फूड सिक्योरिटी लिखी उतना पढ़ के चले जाइए, हरित क्रांति लिखी उतना पढ़ के चले जाइए। जितनी चीजें वहां पर मेंशन हैं उतनी चीजें ही आपको पढ़ के जानी हैं। ठीक है। यदि आप 7th यूनिट में जितने फोकस, जितने पॉइंट्स उसमें लिखे हुए हैं, केवल उनको पढ़ के चले जाते हैं, आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन यदि आप पूरा साइंस पढ़ने की कोशिश करोगे, केवल वही पढ़ पाओगे। साइंस का सेगमेंट बहुत ज्यादा है। बेसिक साइंस में जो चीजें लिखी हुई हैं आपके सिलेबस में मेंशन है, उनको करके चले जाओ। ठीक है। 7th यूनिट स्कोरिंग है, यदि आप सही से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आपको आता है तो ये आपसे बन जाएगा। लेकिन हाँ, जो आर्ट साइड्स के लोग हैं उनके साथ ये दिक्कत कर सकता है, क्योंकि उनको साइंस के नाम से ही डर लगता है, फोबिया हो गया है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों को नहीं है, बाकी लोगों को भी दिक्कतें हैं। जब वो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ने लगते हैं तो साइंस के सब्जेक्ट में फिर लोगों का मन नहीं लगता है। ऐसा मैंने देखा है, पर्सनली फील भी किया है ना। तो 7th यूनिट आपकी प्रायोरिटी में होना चाहिए। और उसके बाद सबसे मैं आसान यूनिट मानता हूं 9th यूनिट को। बहुत सारे लोग इससे डिसएग्री करेंगे, 9th यूनिट आसान नहीं है, लेकिन मैं इसको आसान मानता हूं। क्यों? क्योंकि यदि आप प्रश्नों की प्रकृति देखेंगे, नेचर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, तो वो लगभग सेम है। आज पिछले 8 से 10 साल के पेपर आप उठा के देख लीजिए, 2014 से आप उठा के देख लीजिए, हमेशा वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। वो जीबीएमबी में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो आपसे सर्च इंजन पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो आपसे ब्राउजर पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो आपसे साइबर सिक्योरिटी पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं इसलिए इसको आसान कहता हूं क्योंकि ये लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, बहुत सारा नहीं है। अब एआई पर जो चीजें हुई हैं आप पढ़ लीजिए। ठीक है। रोबोटिक्स पर जितनी चीजें चल रही उतनी पढ़ लीजिए, करंट अफेयर से ऐड कर लीजिए, करंट अफेयर से जोड़ लीजिए, इसलिए आसान हो जाता है। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत आसान है, लेकिन जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस है, जो प्रश्नों की प्रकृति है, वो इस यूनिट को आसान बना देती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पूरी कंप्यूटर साइंस पढ़ने लगते हैं, लैंग्वेज पढ़ने लगते हैं। अरे भाई लैंग्वेज नहीं पढ़नी है, कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़नी, हम कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन नहीं करना है, हमको कंप्यूटर साइंस में पीएचडी नहीं करनी है, हमको कंप्यूटर में बेसिक चीजों को पढ़ना है जो उसमें लिखी हुई हैं। यूसी ब्राउज़र पूछा गया वो आप पढ़ लीजिए, सर्च इंजन पूछा गया वो आप पढ़ लीजिए, सोशल साइट्स पूछी गई वो आप पढ़ लीजिए, ई गवर्नेंस पर कोई बात है वो पढ़ लीजिए, ई गवर्नेंस कोई पोर्टल है वो पढ़ लीजिए, मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस के लिए क्या किया जा रहा है ये पढ़ लीजिए। बाकी आपको बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक कंप्यूटर आपको आता है। यदि आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक एमबी में कितने कह सकते हैं आपके केबी होते हैं तो आप बता दोगे, एक टीबी में कितने जीबी होते हैं आप बता दोगे। दिस इज बेसिक, ये क्या बेसिक है। और इसको भी हमको रिवाइज भी करना है, ज्यादातर क्वेश्चंस लगाने हैं, कुछ नई चीज मिलती है उसको ऐड कर लेना है। ठीक है। तो उसके बाद आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए 9th यूनिट। और लास्ट में आपसे मैं कहता हूं सब चीजें हो जाने के बाद फिर आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3। ये सबसे लास्ट में आपको करना है, यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 3।
ठीक है, मतलब सबसे पहली प्रायोरिटी जिन जिन चीज़ों में एमपी जुड़ी हुई है, मतलब सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और एट्थ और 10th, ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और यहां से आपको 45 क्वेश्चन मिलेंगे भी, मिनिमम 45 क्वेश्चन, 100% 45 क्वेश्चन आपको मिलने वाले। फिर उसके बाद की प्रायोरिटी आपकी सेकंड, ठीक है, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी में ये है आपका, ठीक है, क्यों? क्योंकि कम पढ़ना है और ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 7th यूनिट आपकी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए, थर्ड प्रायोरिटी में 9th यूनिट, और फोर्थ प्रायोरिटी जो होनी चाहिए सबसे लास्ट में आपको क्या करके जाना है, आपके भारत का इतिहास, भारत का इतिहास और भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि सबसे लास्ट में पढ़ के जाना, मैं ये नहीं कह रहा हूं छोड़ के जाना है, सबसे लास्ट में पढ़ के जाना है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। शुरू में यदि आप ये कर लोगे, शुरू में यदि आप ये करने बैठ जाओगे तो यही करते रहोगे और प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि 10 दिन बचेंगे, फिर आपको लगेगा अभी तो सब कुछ बाकी है। और ये यदि आप पहले कर लोगे तो 10 दिन में आपको लगेगा अरे मैंने आधा सिलेबस तो कर लिया, अब क्या है, अब तो मैं आसानी से कर लूंगा। तो स्टार्टिंग के 10 दिन, आज से यदि हम कहें तो स्टार्टिंग के 10 दिन में आपको ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। आप दिन में 1 घंटे करंट अफेयर पढ़िए, 1 घंटे फिक्स कर लीजिए, करंट अफेयर पढ़ना है और करंट अफेयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यूज लगाने हैं, ठीक है। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको एक इफेक्टिव प्लानिंग करनी पड़ेगी यदि आप चाहते हैं कि आप सक्सेस हो। यदि आप चाहते हैं तो कि 23 जून को जब आप क्लास से निकलें, 23 जून की क्लास को जब आप निकलें सुबह से, तो आप हंसते हुए निकलें, ठीक है। ऐसे हंसते हुए नहीं निकले कि आप जब तक क्लास से निकले हंस रहे हैं, ऑटो में बैठे तो थोड़ा सा दुखी हुए, घर पहुंचते पहुंचते बहुत दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि हमेशा क्या होता है, जब आप एग्जाम हॉल में होते हैं तो अरे लगता है 85 तो सही है इस बार, बाहर निकले 3 और गलत हो गए, 82 हो गए, ऑटो में बैठ के घर आना है तब तक कितने हो गए, 79। वहीं से समस्या थोड़ी सी शुरू हो गई, घर पहुंचते पहुंचते 75 पहुंच गए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यूट्यूब पर स्क्रॉल करना शुरू करेंगे, कट ऑफ कितना जाएगा, और कट ऑफ जाएगा कितना, जिसमें हमको बताएगा कि कट ऑफ 74 जा रहा है। हम उस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है। सच्चाई वो नहीं बताएगा, वो सच्चाई नहीं बता रहा होगा, क्यों? क्योंकि वो चीज़ यदि सच्चाई होती तो कभी आप उससे खुश नहीं होते। हाँ, जहां पर एक्चुअल बताया जाएगा उसको आप देखोगे ही नहीं। कोई आपसे कह देगा कि यहां तो आपका क्या है, यहां तो आपका 82 कट ऑफ जाएगा, आप कहेंगे पागल हो गया, इतना कट ऑफ कब जाता है, नहीं जाएगा। ये चीजें होती हैं, ये चीजें आपको परेशान ना करें, इसलिए आपको इन स्ट्रेटजी पर काम करना होगा। सबसे पहले एमपी जिसमें भी जुड़ा हुआ है उसको आप सबसे पहले तैयार करिए, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपका 7th, फिर आपके थर्ड प्रायोरिटी में 9th यूनिट, और फिर उसके बाद ये वाली यूनिट आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। जहां पर एमपी जुड़ी उसको सबसे पहले, क्योंकि फोकस वहीं पर है। फिक्स है 45 क्वेश्चन, 100% 45 क्वेश्चन आपको वहां से मिलेंगे, ठीक है। और इतनी सियोरिटी के साथ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 2 बार के आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आप काउंट कर लीजिएगा कितने क्वेश्चन एमपी से आएंगे, आए हैं कितने क्वेश्चन, 100% आपको पता चल जाएगा कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है या नहीं। हर चीज को परखना चाहिए, हर चीज को जांचना चाहिए, तभी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है या नहीं, 2021 2022 का पेपर उठा के देख लीजिए, 2023 का पेपर उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। तो सबसे पहले इन यूनिट्स पर फोकस करिए, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और फिर आप देखिए रिजल्ट आपको मिलेगा। मैं आपको 10 से 12 दिन का टारगेट दे रहा हूं, इसमें 10 से 12 दिन में आप ये कर लीजिए। 10 से 12 दिन के टाइम मिलाकर आपको ये करना पड़ेगा। यदि आप ये करना चाहते हैं, यदि आप ये करना चाहते हैं, आज से ही छोटे छोटे टारगेट्स बनाना शुरू करिए। छोटे छोटे टारगेट्स, उनको अचीव करिए, उनको सेलिब्रेट करिए। सेलिब्रेट करने का मतलब नहीं कि रात भर सेलिब्रेट कर रहे हैं, 10 मिनट सेलिब्रेशन का होना चाहिए। यदि आपने पूरा दिन दिया है किसी चीज को, 10 मिनट उसके नाम पर सेलिब्रेट करिए, खुश रहिए कि हाँ मैंने कर लिया है। और वो चीज आपकी, वो जो खुशी होगी, आपकी वो जो कह सकते हैं कि एक हैप्पीनेस जो आपके अंदर होगी उस चीज को लेकर, वो आपको आगे के लिए मोटिवेट करेगी कि जब मैं एक दिन में इतना कर सकता हूं तो नेक्स्ट एक दिन में ये क्यों नहीं कर सकता हूं। और जब इस तरह का मोटिवेशन आपके अंदर होगा तो 100% जो भी आप फिक्स करेंगे टारगेट, उसको उसी दिन अचीव भी कर लेंगे। और अचीव करेंगे फिर थोड़ा सा सेलिब्रेशन, फिर थोड़ा सा खुश। सेलिब्रेशन का मतलब जो आपको अच्छा लगता है, जो आपकी फेवरेट चीज़ है, उसमें आप टाइम थोड़ा सा दे दीजिए। 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे दे लीजिए, ठीक है, इतना पर्याप्त है, ठीक है। तो करंट अफेयर पर भी फोकस करना है,
और एमपी पर फोकस करना है। तो यकीन मानिए आपके 23 जून को जब आप क्लास से निकलेंगे, हंसते हुए निकलेंगे, और वो हंसी जो क्लासरूम के अंदर होगी, एग्जाम हॉल के अंदर होगी, वो मेंटेन रहेगी रिजल्ट के दिन तक। और यदि इस खुशी को, एग्जाम हॉल में बैठी हुई खुशी को आप यदि जब आप बैठे हुए हैं एग्जाम हॉल में, उस समय जो खुशी आपके अंदर है वही खुशी आप रिजल्ट के दिन भी देखना चाहते हैं, तो इस तरीके से आपको काम करना होगा कि आपके दिमाग में तनाव ना हो, आप फ्री होकर एग्जाम देने जाएं। सही तरीके से आप एग्जाम में क्या करें, गलतियां ना करें, ठीक है, बनते हुए क्वेश्चन गलत ना करें, गोला गलत ना भरें, कंसंट्रेशन होना चाहिए, और ये तब होगा जब आप खुश रहेंगे, ठीक है। एग्जाम इज जस्ट लाइक अ फेस्टिवल ऑफ स्टूडेंट्स। एग्जाम क्या है, एग्जाम बच्चों का त्योहार है। जिस तरीके से हर एक त्योहार में हम क्या करते हैं, हर एक त्योहार में हम तैयार होते हैं ना, हम पहले से कपड़े खरीदते हैं, अब त्योहार आने वाला है, हम क्या करेंगे, अब त्योहार आने वाला है, हम कपड़े खरीद लेते हैं, हमको सेलिब्रेट करना है, इसी तरीके से फील करना है, इसी तरीके से फील करना है। एग्जाम इज योर फेस्टिवल, परीक्षा आपका त्योहार है, और उस त्योहार कई बार अच्छा जाता है, कई बार अच्छा नहीं जाता है, हम परेशान तो नहीं होते ना, अगली बार फिर त्योहार का इंतजार करता है। लेकिन ये बात दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए कि हमको अगली बार भी त्योहार, ये वाला त्योहार सेलिब्रेट करना है। इसी त्योहार में जितने भी पटाखे हैं ना, दिवाली के पटाखे समझ के जाइएगा उन क्वेश्चंस को, और उसी तरीके से आप क्या करिएगा, उसी तरीके से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद नंबर्स आपके अच्छे आएंगे, आप एग्जाम को क्वालिफाई करोगे, ठीक है। बस एग्जाम को एक फेस्टिवल की तरह ट्रीट करना है, तैयार होके जाना, बढ़िया नए कपड़े पहन के जाओ, ठीक है। क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल आसान बना दो। आसान कब बनाओगे, जब बार बार रिवीजन हो चुका होगा, हर चीजें दिमाग में होगी, हर चीज रिकॉल कर पाओगे, आपके लिए एग्जाम आसान हो जाएगा। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। इफेक्टिव प्लानिंग, मैं हमेशा कहता हूं स्ट्रैटेजी सिर्फ एक ही है, इफेक्टिव प्लानिंग। जो भी आप स्ट्रैटेजी बनाओ उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट कर लो, बस वही प्लानिंग है। हम कुछ भी बनाते रहें दिमाग में, लेकिन यदि उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए देन हम फेल होंगे। और यदि हम फेल नहीं होना चाहते हैं, उस स्ट्रैटेजी को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना सीखिए, ठीक है। पार्शियली एग्जीक्यूशन से कुछ नहीं होगा, आंशिक रूप से किसी चीज को लागू करने से कुछ नहीं होगा, पूर्णतः उसको अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा, ठीक है। छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, अचीव करिए, सेलिब्रेट करिए, खुश रहिए, ठीक है। चीजों पर तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, तनाव लेंगे 2 चीज खराब होने वाली होगी, 3 और चीज खराब हो जाएंगी, इसलिए इससे बचिए, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारा ये जो सेशन है, इस सेशन ये आपको जरूर थोड़ा सा हेल्प करेगा, आपको मोटिवेट करेगा, ठीक है। और आप इस स्ट्रेटजी पर काम करेंगे। पहले एमपी से जुड़ी हुई चीजों पर फोकस करना है, ठीक है, फिर उसके बाद 7th 9th और फिर आपके भारत से जो बड़े चीजें हैं उसको लास्ट में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे आपसे लाइव क्लासेस में, हमारी YouTube पर मास्टरिंग एमपीपीएससी प्रीलिम्स चली रही है। सुबह हम लोग 8 बजे से आपके लिए क्लास लेकर आते हैं, जहां पर अभी हम लोग यूनिट नंबर 6 पर बात कर रहे हैं। जल्दी हम लोग मैराथन सेशन भी करने वाले हैं, तो मैराथन सेशन में भी आपको बहुत कुछ हेल्प मिल जाएगी, जहां पर हम MCQs की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी पर आपको काम करना है, और 23 जून को हम लोग आपसे एग्जाम के बाद मिलेंगे, जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आपके पेपर का डिस्कशन होगा। वहां पर हम जब मिलें तो आप हमसे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ हमको वहां पर देखने को मिले, ऐसा हमारा मानना है, ऐसी हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है।